जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। सीए करता क्या है? सीए करके आप क्या करेंगे? पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मौलवी तो हूं नहीं, मैं बहुत नेक इंसान भी नहीं हूं, तो शायद मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बयान आप उसको मत सोचिएगा, और शायद मैं थोड़ा सा इस्लाम की तरफ कम और एथिक्स और मॉरल्स की तरफ जरा ज्यादा बात कर रहा हूँ। फिर उसमें हम देखेंगे कि इस्लाम की इंटीग्रेशन क्या है। मैं जरा पीछे से लेके चलता हूँ इस फ्रेमवर्क को। आप सीए में क्यों आते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब ये फ्रेमवर्क समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि ये होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे होता है। अब जब यही वाली चीज़ मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट से पूछी कि आप लोग सीए क्यों करना चाहते हैं, तो उन लोगों की तरफ से जो जवाब आए वो बड़े मज़ेदार थे। वो मैं जवाब आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने ये कहा। सर, अच्छा कमाने के लिए, बेस्ट कैरियर, नो टू, बहुत पैसा आएगा। पैसे कमाने के लिए, क्योंकि एडमिशन नहीं मिला कहीं और। नो टू के लिए, बेटर लाइफ के लिए, स्ट्रॉन्ग डिग्री के लिए अब्बू ने कहा कर लो, फॉर ऑनर एंड नो टू, प्रोफेशनल है, बेनिफिशियरी है, स्कोप है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, कुछ यूनिक करना चाहता था, अनएम्प्लॉयमेंट चांसेस जीरो हैं, नो टू छापने हैं, हैप्पी करने के लिए, टू प्रूव आवर सेल्फ। सर, आई वांट टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमी बेस्ट। सर जी, कसम से इज्जत कमाने के लिए, ऑब्वियसली मनी। सर, मैंने इसलिए सीए कर रहा हूं क्योंकि मेरे नजदीक पाकिस्तान में सबसे अच्छी डिग्री है। इज्जत से कमाना, पैसा ही पैसा होगा, इकोनॉमी बेस्ट, बेस्ट प्रोफेशन, डॉक्टर नहीं बनना, शौक से, टू डू समथिंग यूनिक, इंटरेस्ट है, डिजायर है, घर के हालात सुधारने के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, वर्ल्ड टूर करूंगा, टॉप प्रोफेशनल बनना है। सीए पास करने के लिए मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान से सूद खत्म करें। नो वन इन होल फैमिली सीए। सीए का आपका स्टार्टिंग ख्वाहिश, सीए क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर कैश, फ्यूचर, इज्जत, प्राउड, कुछ यूनिक करना, स्टेबल करना घर वालों के हालात। अब ज्यादातर देखें, सीए करने की ख्वाहिश में बड़े कम लोग कहते हैं जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं इसलिए सीए कर रहा हूं, मैं आगे रिस्पेक्ट अर्न करना चाहता हूं। शोहरत में और रिस्पेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। मशहूर तो गलत लोग भी होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती उनके पास। तो सीए करने की रूट कॉज क्या है? होता पता है क्या है प्रॉब्लम? ये, अब हम इंसान है, अब ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, समझना है। हम इंसान जब एक चीज की ख्वाहिश करते हैं ना कहीं एक फ्रेमवर्क बैकएंड पे काम करता है। जब एक इंसान वकील इस नियत से बनता है कि वकील बनूंगा और मेरे पास बड़े बड़े क्रिमिनल्स के केस आएंगे और मैं उनसे नोटू छापूंगा, तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ता है। सीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीए में बड़े ज्यादातर लोग पैसे कमाने के चक्कर में आते हैं, इसकी पैसे वाली लाइफ सुन के देख के। तो ऐसे में जब वो आगे जाते हैं ना, तो उनका दिल करता है कि वो पैसा ही पैसा कमाए। अब एक खास लेवल तक का पैसा तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ऊपर का पैसा जो है ना, वो कमाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और अगर गलत तरीके से कमाएं तो थोड़ा आसान लगता है। तो लोग ऑटोमेटिकली ओरिएंटेड होते हैं थोड़ी सी दो नंबरी की तरफ। दो नंबरी, वो दो नंबर कामों की तरफ चल पड़ते हैं। उनको होता है कि जी मैंने मैंने सीए किया क्यों था? पैसों के लिए। अब पैसे कमाना इज द मोस्ट लेजिटिमेट थिंग। जब उनको अपनी हकीकत पता लग गई होती है, जब उन्हें पता लग गया होता है कि वो एक खुदगर्ज इंसान है और उन्होंने सीए सिर्फ अपने लिए किया है, देन उनको लगता है कि पैसे कमाने पे मेरा हक है। और इतना ज्यादा हक है कि अब मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। यहां से जवाल शुरू होता है। यहां से आप डूब जाते हैं, यहां से आप गिर जाते हैं, यहां से आपके अंदर का इंसान तबाह हो जाता है। पैसे कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, घर वालों को स्टेबल करना, अच्छी जिंदगी गुजारना। यस, दिस इज द मोस्ट प्राइम नीड आज के एरा में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इज्जत, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आपका फखर खत्म हो जाए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आपने जो यूनिक किया था, नॉट एट द कॉस्ट कि आप अपने फ्यूचर को तबाह कर दें, नॉट एट द कॉस्ट कि आप अपनी रिस्पेक्ट का सत्यानाश फेर दें।
पैसा कमाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको हरगिज नहीं कह रहा कि आप राहिब बन जाएं और जंगलों में निकल जाएं और इबादत शुरू कर दें और आप जो है सब चीजों से दुनिया से मुंह मोड़ लें, ऐसा नहीं है। सहाबी से पूछा गया कि तकवा किसे कहते हैं, साहबी से पूछा गया परहेजगारी किसे कहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा दुनिया से भाग जाने को तकवा कहते हैं या परहेजगारी कहते हैं। उन्होंने कहा खारदार रास्ते में से अपने दामन बचा के गुजरने को तकवा कहते हैं, परहेजगारी कहते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया खारदार रास्ता है, दुनिया से भाग जाना ऑप्शन नहीं है। फिर आजमाइश कैसी? आजमाइश ये है कि इसी दुनिया में रहना है, इसी बेरहम दुनिया को देखना है। अपने साथ आपके बुरा होगा लेकिन आपने वो बुरा आगे ट्रांसफर नहीं करना और इस खारदार रास्ते में से अपने दामन बचा के गुजरना है। अब क्या सीए बहुत खारदार रास्ता है? क्या सीए करने वाले हमेशा बेईमानियां करते हैं? क्या सीए करने वालों को बेईमानी के अलावा पैसे नहीं मिलते? जवाब नेगेटिव, ऐसा नहीं है। सीए का ताल्लुक चूंकि कैश से डायरेक्टली होता है तो सीए का हाथ जरा बड़े वाली बेईमानी पे ज्यादा पड़ता है। अगर उसकी अपने अंदर नियत होगी तो वो उस बड़ी वाली बेईमानी के ऊपर गड़बड़ करेगा। एक डॉक्टर भी अगर अपने ऑपरेशन में बेईमानी कर रहा है तो वो हराम कमा रहा है। एक टीचर अगर पढ़ाते हुए गफलत दिखा रहा है तो वो हराम कमा रहा है। तो सीए और सूद का आपस में क्या ताल्लुक है? हर सीए बैंक में नहीं जाता। सीए जाते कहाँ कहाँ है, जरा थोड़ा सा ये देखते हैं। सीए का फ्यूचर क्या है? बड़े कम लोग इसको पता होते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं सीए करेंगे नौकरी करेंगे और हराम कमाएंगे। ऐसा नहीं है। सीए करने के बाद आपके क्या क्या फ्यूचर्स हो सकते हैं। एक फ्यूचर होता है आप फर्म्स में चले जाते हैं। इस वक्त आज तक के जो हमारे पास स्टैट्स हैं, तकरीबन 40% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली ऑडिट फर्म्स में बैठे हुए हैं। ये फर्म्स क्या करती हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? अक्सर कंपनियों को अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अक्सर कंपनियों को ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, अक्सर कंपनियों के टैक्स रिटर्न्स और उन मामलात को देखती हैं, अक्सर कंपनियों को सिस्टम ईआरपी एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग आप बीएम में पढ़ेंगे, आसान अल्फाज में मैं लिख देता हूं, सिस्टम बना के देते हैं। फिर डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं इनके पास। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग के चैंपियन होते हैं तो किसी कंपनी की फर्ज करें बीआरएस टैली नहीं हो रही, किसी कंपनी का फर्ज करें कंट्रोल अकाउंट उलझ गया। आप लोग अकाउंटिंग के सवालों में कंट्रोल अकाउंट देखते हैं, गिनती की 13 एंट्रियां होती हैं। कंसिडर अ बिजनेस जिसके 2500 डेटर्स हैं और हर डेटर के साथ साल में कोई 40 ट्रांजैक्शंस हैं और वो सारी चीजें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो वो इतनी बड़ी वर्किंग्स होती हैं कि कई दफा बड़े बड़े अकाउंटेंट्स फ्लॉप हो जाते हैं। देन उनको बाहर के कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं जो आके सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो जो ऑडिट फर्म्स है ना, जब हम कैफ कंप्लीट करते हैं तो हम ऑडिट फर्म्स में आर्टिकल्स करते हैं, तो वो फर्म्स हमें इन डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं एलोकेट कर देते हैं। कुछ को अकाउंट्स में, कुछ को ऑडिट में, टैक्स में, और इस तरह से ज्यादातर उनकी जो सर्विस होती है वो ऑडिट होती है। कुछ फर्म टैक्स के लिए मशहूर होती हैं, अक्सर फर्म्स ईआरपी के लिए भी मशहूर होती हैं, सिस्टम इंप्लीमेंट। अब होता क्या है, हम इन सारी जगह पे सीखते हैं, प्रोसेस सीखते हैं। हम देखते हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं, हम देखते हैं ऑडिट कैसे होता है, हम देखते हैं एंटिटी कैसे काम करती है, वो सेल कैसे करती है, परचेस कैसे करती है। यहाँ अब अंदर की जो रूह है ना, अगर वो नापाक है तो वो इसमें से कुछ गलत चीज अखज करेगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम टैक्स सीखते हैं तो हम देखते हैं कि यार टैक्स में तो थोड़ा सा प्ले अराउंड करने का मार्जिन है। जब हम अपने किसी क्लाइंट को हमारी फर्म रिफंड दिलवाती है सेल्स टैक्स वालों से, फर्ज करें 2 करोड़ का, तो वो क्लाइंट खुश होके जब हमारी फर्म को 10 लाख रुपए देता है तो हमारी आंखों में एक चमक सी आ जाती है कि यार सारी रिफंड की एप्लीकेशन पे काम तो मैंने किया था, काम तो एक नंबर था और 10 लाख मिल गए। और अगर फर्ज करो इनका 10 करोड़ बचा दिया होता मैंने टैक्स, तो ये 10 लाख नहीं है तो 50 लाख दे देते। और ऐसे में जिसका टैक्स ज्यादा बचाएंगे वो उतना खुश होगा और जिसने हराम काम करना होगा वो तो चाहेगा जीरो टैक्स दे। तो वो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत सारे पैसे दे दे, अपना टैक्स बचा ले। तो यहाँ ये काम सीखते सीखते ना आपकी नेचर पे डिपेंड करता है, आपका दिल कितना मजबूत है, आप अपने घर वालों को हराम कितना खिलाना चाहते हैं, हलाल कितना कमाना चाहते हैं। अगर आपके दिल में सीए के स्टार्ट में पैसे की नीयत से अगर ये मोहब्बत आ गई कि मैंने तो अब कमाना ही कमाना है, बाय हुक और बाय क्रोक,
कहानी खत्म हो जाएगी। आप अकाउंट्स के अंदर भी जाके कोशिश करेंगे कि ऐसी बेईमानी सीखें कि क्लाइंट के अकाउंट्स को वैसे दिखाएं जैसे वो चाहते हैं। आप ऑडिट के अंदर जाके उनसे कहेंगे जी मैंने आपका फ्रॉड पकड़ा है, आधे आधे कर लेते हैं, आधे आपके आधे मेरे। तो इसका मतलब है अकाउंट्स अपने अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसमें बेईमानी हो, लेकिन आपकी जब नीयत खराब है तो आपने उसमें से ढूंढ लेनी है। मैं टीचर हूं, बाय प्रोफेशन टीचिंग काफी मुकद्दस काम है, बट कई दफा कुछ ऐसे असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें मुझे बहुत सारी चीजों का पता होता है, मैं उस चीज को गलत फायदा उठा के, अब मेरी अगर नीयत खराब होगी ना तो मैं टीचिंग जैसे मुकद्दस प्रोफेशन के अंदर से भी बेईमानी निकाल लूंगा। मैं अपने दोस्तों यारों से ताल्लुकात लड़ा के कराची में अगर कोई मेरे ऐसे लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और मैं उनसे कहूं यार मुझे पेपर दे देना, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, तो बेईमानी अगर मेरी नीयत में है तो फिर प्रोफेशन मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है तो बड़े कम एवेन्यूज हैं जहां बेईमानी का मार्जिन है, डायरेक्ट मार्जिन। फर्म्स के अंदर मार्जिन बड़ा कम है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब आप जॉब कर रहे होते हैं। अगर आप साफ हैं और आप अपनी नीयत साफ रखना चाहते हैं, आपको कोई बेईमानी पे मजबूर नहीं करेगा। मैंने फर्म्स में बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स देखी कि जहां उन बच्चों को कहा गया कि आपने 2 नंबरी करनी है और बच्चों ने कहा हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि फर्म ने उन्हें गोली मार दी, ऐसा भी नहीं है कि उनको निकाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े इज्जत से आर्टिकल्स करते रहे। हाँ, उनको आइंदा दोबारा मैनेजर ने 2 नंबर काम नहीं कहा, क्या ये तो पागल आदमी है, इसको बहुत ही मजहब चढ़ा हुआ है, सर पे सवार है, मैं आइंदा इसको 2 नंबर काम नहीं दूंगा। आप एक दफा इनकार करके पक्के पक्के महफूज हो गए। खैर, हम बात कर रहे थे कि सीए जाल कहां कहां सकता है। एक तो फर्म्स मोर देन 40%, दूसरा आउट ऑफ कंट्री टेक्निकल लोगों की बड़ी डिमांड होती है। आउट ऑफ कंट्री ज्यादातर मुल्कों में लोग बड़े सुस्त हैं। पाकिस्तानी सीए जो है ना मेहनती बहुत हो चुका होता है। सीए करते हुए, तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपने इतनी एफर्ट्स की होती हैं, पेपर रिपीट किए होते हैं, टकरे मारी होती हैं, इतने बड़े बड़े सिलेबसेस को, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतना थॉरोली देखा होता है कि उसके बाद आप एक कंफर्म एफर्ट करने वाले मजबूत बंदे बन चुके होते हैं। और बाहर की दुनिया, बाहर की मार्केट को ये पता है कि द पाकिस्तानी सीए इज गधा, मेहनती, मुशक्कत करने वाली मखलूक। आप इससे जितना मर्जी काम करवा लो इनकार नहीं करेगा, टिका के काम करेगा। ना सिर्फ गधों की तरह एफर्ट करना जानता है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। यानी कि लोगों को 2 चीजें चाहिए होती है, मेहनत और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने उस तकलीफ प्रोसेस से गुजरने के बाद वो दोनों चीजें हासिल कर चुका हो। जब वो दोनों चीजें हासिल कर चुका होता है तो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी सीए की बड़ी डिमांड है और बहुत अच्छे पैसों पे लोग बाहर चले जाते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से आई कैन से कि 25% से ज्यादा मुल्क से बाहर है, 40% से ज्यादा फर्म्स में, 25% बल्कि शायद 30 लिख देना जरा ज्यादा मुनासिब होगा, 30% से ज्यादा तो मुल्क से बाहर सर्व कर रहे हैं। बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, और बाहर एथिक्स पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो बाहर जब आप काम कर रहे होते हैं तो बड़ा कम ऐसा मार्जिन होता है कि आपसे 2 नंबर काम करवाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 नंबर काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करके देगा तो उसकी इतनी वर्थ है। तो 70% से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जहां पे हैं फर्म्स में, वहां मार्जिन कम है। हाँ, बेईमानी आपके दिल में है तो आप तो मुल्क से बाहर जाके भी बेईमानी कर सकते हैं। तो नीयत को अगर हम साइड पर रख के देखें तो आउट ऑफ कंट्री बेईमानी का मार्जिन बहुत कम है। फर्म्स में रहते हुए अकाउंट्स में, ईआरपी में, असाइनमेंट्स में और अक्सर ऑडिट में बेईमानी का मार्जिन कम है। ऑडिट में सीनियर पोजीशन पे एक फ्रॉड पकड़ लिया और आपकी नीयत खराब है तो हो सकता है आप ब्लैकमेल करना शुरू कर दें क्लाइंट को। टैक्स इज द सर्विस जिसमें आप देखते हैं कि मेहनत कम होती है, आपने सिर्फ चंद फाइलों को सीधा करना होता है और आपको उसमें से बहुत सारे रेवेन्यूज नजर आ रहे होते हैं। तो टैक्स इज दैट ग्रे एरिया जहां लोग अक्सर बेईमानी कर जाते हैं। तो अगर आप फर्म में भी जाएं और आप टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो बहुत एहतियात से काम करना है और उस काम को बस उतना सीखना है जितना सीनियर सिखा रहे हैं। उसको इस नीयत से नहीं देखना कि बस मैं एक दफा इसमें आ जाऊं तो नोटू कमाऊं। मैं आपको एक बात बताऊं, हर बंदे ने रिटर्न जमा करानी है और हर बंदे को रिटर्न जमा करानी नहीं आती। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो एक महीने में 50 60 लोगों की टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। ये उनके साथ बैठते हैं, उनकी डिटेल लेते हैं, ईमानदारी से डाटा पुट करते हैं आईआरएस के सॉफ्टवेयर में और जमा करा देते हैं, और हर अपने उस क्लाइंट से 2-2 हजार रुपए ले रहे होते हैं कि जी मैं तो बस एक छोटा सा ट्रेनी स्टूडेंट हूँ, आपकी मैं रिटर्न जमा करा देता हूँ। तो ऐसे में वो स्टूडेंट हलाल तरीके से 1-1 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। बस एक खास लेवल पे पैसे की मोहब्बत जब ज्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर बंदे की नीयत खराब हो जाती है। फिर वो जिससे 2,000 रुपए ले रहे हैं उसको कहते हैं यार तुम्हारा टैक्स मैं एक काम करता हूँ 5 लाख बचा देता हूँ, तुम 1 लाख रुपया मुझे दे देना।
यहां से कहानी खराब होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हराम कमाने के लिए आपकी अपनी नीयत खराब होनी बड़ी जरूरी है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि सीए ज्यादातर हराम काम करते हैं, सीए ज्यादातर बेईमानी करते हैं, सीए ज्यादातर गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं, सीएस के पास हमेशा मार्जिन होता है कि अगर उनकी नीयत साफ है तो वो हराम काम से दूर रहें। लेकिन चूंकि सीएस पीछे से चले ही इस फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, ये जो पीछे आपने बताया, ज्यादातर लोग एडमिशन से पहले कैश की बात कर रहे हैं, नोटों की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। मतलब डॉक्टरी में जब लोग जाते हैं, उनसे पूछो क्यों बनते हैं, तो पहला जवाब ये होता है, यार मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, यार गरीबों का इलाज करेंगे। बड़े कम लोग ये कहते हैं कि मैं नोटों के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन सीए में अनफॉर्चुनेटली फ्रंट ऑफिसर्स आपका ये माइंड बना देते हैं कि आप नोटों के लिए सीए करने लगे। तो ऐसे में जब आपकी नीयत में पहले से ही पैसा इन्वॉल्व होता है ना, तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। अब सीए फर्म्स में से 40% के करीब या उससे ज्यादा चले गए, आउट ऑफ कंट्री मोर देन 30% चले गए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में। जब हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में डिफरेंट एवेन्यूज है। क्या एवेन्यूज है? ये इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री को मैं यहाँ कहूंगा नॉन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। हर सेक्टर को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। इवन हाउसिंग स्कीम्स वालों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, बहरिया टाउन को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। अकाउंटिंग का सबसे टॉप बंदा जिसको हर सेक्टर की अकाउंटिंग करनी आती है, और खासतौर पे आईकेएफ वाला बंदा जो मेहनती इतना है कि एक बंदा 4 बंदों के बराबर काम कर सकता है। तो पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है, आपकी ऑयल एंड गैस, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका ट्रेडिंग सेक्टर, आपका रिटेल सेक्टर, आपके सर्विस इंडस्ट्री, मैं भी बात कर रहा हूँ नॉन फाइनेंशियल की, ये जो बैंकिंग सेक्टर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास इंडस्ट्री है अच्छी खासी। एंड आई कैन इजीली से कि तकरीबन मोर देन 15% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडस्ट्री में चले जाते हैं। कुछ मल्टीनेशनल्स में चले जाते हैं, कुछ लोकल इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो मैं मल्टीनेशनल्स को भी थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ। मल्टीनेशनल पेप्सी, कोक वगैरह, यूनिलीवर, नेस्ले, इस तरह के इदारे मल्टीनेशनल में आई कैन से कि तकरीबन 5% से ज्यादा लोग मल्टीनेशनल में चले जाते हैं। तो 15% से ज्यादा इंडस्ट्री या नॉन फाइनेंशियल में चले गए। मल्टीनेशनल में 5% से ज्यादा चले गए या 5% के करीब करीब। मल्टीनेशनल में रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। यहां आप बेईमानी करना भी चाहें तो आप इतने आराम से नहीं कर सकते। हाँ, जो इंडस्ट्री है ना, ये अक्सर लोकल तरीके से चलती हैं। एक सेठ कल्चर होता है, एक सेठ है, सेठ के नीचे आप काम कर रहे हैं, सेठ को पहले आपका काम पसंद आता है कि आपने उसके अकाउंट्स मैनेज कर दिए, उसकी टीम मैनेज कर दी, उसके नीचे उसके बिजनेस को। सीए कहीं ना कहीं सेठ के एडवाइजर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, सेठ के मुंशी के तौर पे भी काम कर रहा होता है, सेठ के राइट हैंड के तौर पे भी काम कर रहा होता है। तभी आप बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं कैफ में भी और सीफैप में भी, जिसमें आपने देखना होता है कि आपने कैसे सपोर्ट करना है। तो आप कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एक एडवाइजर के तौर पे नीचे से ग्रो करते करते ऊपर पहुंचते हैं और आप सेठ के राइट हैंड बन जाते हैं, और कई दफा वो अपने जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर शिफ्ट करता है। यहाँ पे नीयत की खराबी वालों के पास गलत कामों की तरफ जाने का मार्जिन भी आ जाता है। अक्सर लोगों को गेम समझ आ जाती है, यार सेठ उठ के तो दोपहर के बाद आता है घर से, आधी चीजें ऐसे पता होती हैं, आधी नहीं पता होती, काम तो सारा मैं देख रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं भी अपना बीच में जुगाड़ लगा लेता हूँ। कुछ पेमेंट्स इधर उधर करना शुरू कर देते हैं, उन कामों में से कुछ क्लाइंट से डायरेक्ट होके पर्सनल उनको चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। जब नीयत गलत होती है ना, तो साफ काम में से भी आप गलत चीज निकाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेठ को मजीद खुश करने के चक्कर में कहते हैं, जी मैं आपका टैक्स भी बचा के दे सकता हूँ, मैं आपके प्रॉफिट कम ज्यादा भी शो कर सकता हूँ, बस आप मेरी तनख्वाह पे जरा शफकत बड़ा हाथ फेर दें, आगे की कहानी मैं संभाल लूंगा। तो अगेन वही बात है, जब तक आप अच्छा कमा रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, दैट वाज गुड। जब तूफानी कमाने की नियत आई, गड़बड़ हो गई। तूफानी कमाना बुरा नहीं है अगर हलाल तरीके से कमाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि पैसे का लालच जो है ना, वो तबाह कर देता है। अभी लालच के ऊपर भी आएंगे कि लालच की क्या हकीकत है। पैसे को आप कमाने के चक्कर में गलत तरफ चल पड़ते हैं। तो सीए करने के बाद आपको मल्टीनेशनल्स में भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है क्योंकि बड़ी कम सीट्स होती हैं, मुकाबला ज्यादा होता है, और फिर आपके अपना का टाइम पे क्वालिफाई होना, आपकी फर्म का रैंक, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा मैटर करती हैं। देन आई कैन से
कि मोर देन 5% लोग बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, बल्कि शायद मैं इसको तकरीबन 8 से 10% कहूं तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब आप कहेंगे 100% से ऊपर चला गया, अगेन ये हम एक रफ एवरेजेस की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक सेक्टर का डायरेक्ट ताल्लुक उस खतरनाक वर्ड के साथ है, सूद, इंटरेस्ट। आपने अक्सर अहादीस पढ़ी होंगी, सूद लिखने वाला, हिसाब रखने वाला, लेने वाला, देने वाला, इन सब के ऊपर बड़ी ज्यादा तंबीह की गई है। बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है? बैंकिंग सेक्टर में मिलती हैं जबरदस्त सैलरीज, बड़ी प्रिविलेज सैलरीज मिलती हैं। यानी एक नॉर्मल इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है ना बैंक में, उसको तकरीबन डबल तनख्वाह मिल रही होगी। तो बैंकिंग सेक्टर में जब पैसे ज्यादा होते हैं तो अक्सर लोग बैंकिंग सेक्टर में इंक्लाइंड होते हैं। बैंक में उनके इंटरनल ऑडिट और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां सूद से आपका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूंकि ओवरऑल वो फ्रेमवर्क चल ही सूद पे रहा होता है, तो बैंक में जाने के बाद साफ रहना जरा मुश्किल ज्यादा हो जाता है। यानी कि वही बात है कि खारदार रास्ता तो है, लेकिन आपके सामने दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक बहुत खारदार और एक कम खारदार। ये तो चूज किया जा सकता है कि कम खारदार रास्ते पे चले। तो बैंक में जाने के बाद आपके अंदर की हविस थोड़ी ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बैंक की जॉब्स में इंटरनल ऑडिट के अंदर, मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स के अंदर, कस्टमर डीलिंग के अंदर, इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे वेन्यूज हैं जहां आप हलाल कमा सकते हैं। बट चूंकि बैंक में जाने के बाद बैंक का सबसे ज्यादा पैसा बैंक कमाता है लोन देके, उस पर इंटरेस्ट लेके। तो अल्टीमेटली बैंक को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनके क्रेडिट डिपार्टमेंट को ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट मजीद से मजीद ग्रो करना चाहता है, तो वो अल्टीमेटली उनके क्रेडिट डिपार्टमेंट, उनके लेंडिंग डिपार्टमेंट और इंटरेस्ट वाले मामले में जरा ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाता है। तो ऐसे में बैंक इन सब में सबसे ज्यादा रिस्की है, सबसे ज्यादा रिस्की। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिस्क है, लेकिन बैंक के अंदर रिस्क बाकी जगह से थोड़ा सा ज्यादा है। अब आउट ऑफ तकरीबन 11-12 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुश्किल से कोई 150 से 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुश्किल से टीचिंग की तरफ आए। अक्सर लोग टीचिंग की तरफ आने की 2-3 रीजंस बताते हैं। रीजन नंबर 1, वो कहते हैं जी मैं हराम नहीं कमाना चाहता, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि किसी और जगह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको मार्जिन ज्यादा नजर आएगा और शायद अंदर का इंसान कहीं बेईमान हो जाए और हराम कमाने की तरफ राग़िब हो जाए। तो कई दफा एक स्ट्रेट अवे एक टीचर की सोच होती है, मैंने हराम नहीं कमाना इसलिए टीचिंग में आ गया। आई बिलीव कि टीचिंग में भी बड़ा हराम कमाने का मौका है अगर बंदे की नीयत खराब हो। तो स्टेप 1 नीयत है, नीयत साफ हो तो फिर सेकेंड लेवल पे आप चूज करते हैं, अच्छा मैं किस तरफ जाऊं। टीचिंग को एज अ प्रोफेशन प्रिविलेज नहीं माना जाता। अगर आप इंडस्ट्री में बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फर्म में बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें तो वो कहेंगे नहीं यार, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद बच्चों को पढ़ाना है, ये क्या बात हुई। लेकिन जो टीचिंग में आते हैं, कुछ हराम से बचने के लिए आते हैं, कुछ ओवर पैशनेट होते हैं। वो कहते हैं यार मतलब मैं अगर डेवलप हुआ हूं तो मैं अकेले जाके कहीं नौकरी करूंगा तो मैं अकेला काम करूंगा, मैं अपने जैसे हजारों बंदे डेवलप करूं, मैं सीढ़ी बनूं और लोग ऊपर जाते जाए मेरे साथ। तो कुछ टीचर पैशन के चक्कर में आते हैं और फिर वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और लोगों की जिंदगी आसान करना चाहते हैं। टू मी, मैं हर दफा देखता हूं कि सीए में बड़े गरीब घराने से लोग आते हैं और ओवर द इयर्स में 6-7 साल बाद उन बच्चों को इतना प्रोग्रेस करता देख रहा होता हूं और 10-11 साल बाद माशाल्लाह वो लखपति हो चुके होते हैं और उन्होंने अपने घर वालों को उस गुर्बत से निकाल दिया होता है। यस, एक बहुत बड़ा एम सीए करने का कई दफा ये होता है कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। बस उस दौरान कभी कभी घर वालों की सपोर्ट से बड़ी ख्वाहिश पैसे वाली जब जनरेट हो जाती है तो वहां जवाल शुरू हो जाता है। तो टीचिंग में आने की सोल रीजन सिर्फ सूद से बचना नहीं है, बहुत सारी और रीजन हो सकती हैं। कुछ को शौक होता है टीचिंग का, तो टीचिंग के अंदर भी सरवाइव वो करता है जो बहुत मेहनत कर रहा हो। फुल पसीना निकल जाता है बंदे का, फुल निचोड़ लेते हैं टीचिंग, क्योंकि हर वक्त आपको इंटेलेक्चुअली साउंड होना है। आप अगर दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपका दिमाग हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। ऑफिस में आप बैठ के फेसबुक भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, सुकून से कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, टाइम पे खाना भी खा लेते हैं, तो वहां लोग जरा थोड़ा रिलैक्स टाइम ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं। बट वहां बॉसेस की टेंशन होती है, वहां पे प्रेशर और होता है। यहाँ प्रेशर होता है बच्चों का, बच्चों की नीड, बच्चों के प्रॉब्लम, बच्चों के सवाल, बच्चों के पेपर, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा। तो अगेन हर जगह के अपने अपने डायनामिक्स हैं। तो सीए करने के बाद आपके कैरियर फर्म्स
फर्म्स में अकाउंटिंग, ऑडिट और इस तरह की सर्विसेज, आप वहां जाके मैनेजर भी बन सकते हैं, कल को आप अपनी फर्म भी शुरू कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग किसी फर्म में पार्टनर या मैनेजर के तौर पे भी जा सकते हैं। आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, अदर देन बैंकिंग सेक्टर भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। बट उसमें एक खास लेवल पे एडवांस होने के बाद अगर नीयत खराब है तो आप 2 नंबरी की तरफ जा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री 2 नंबरी के मार्जिन थोड़े से कम होते हैं। फर्म्स में कुछ सर्विसेज में मार्जिन कम होता है, कुछ जगह ज्यादा होता है। मल्टीनेशनल्स में मार्जिन ना होने के बराबर होता है बेईमानी का। बैंक में मार्जिन ऑफ बेईमानी थोड़ा बढ़ जाता है। आप नहीं भी चाहेंगे तो आप उस सूद सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रेडिट की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली आप हेल्प कर रहे होंगे उनको इंटरेस्ट जनरेशन में। तो बैंक के अंदर चांसेस बचने के थोड़े कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो है। टीचिंग के अंदर सबसे सेफ ऑप्शन लोग मानते हैं। मैं मानता हूं कि मल्टीनेशनल और आउट ऑफ कंट्री जितना सेफ है हराम से बचने के लिए, तकरीबन उतना ही सेफ टीचिंग है। तो ये हमने एवेन्यू डिस्कस किए। हमने सबसे पहले कहानी शुरू की कि सीए क्यों हम शुरू करते हैं। फिर जो हमारा आज का मेन टारगेट था कि सीए के बाद क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं, सीए आगे जाके क्या क्या कर सकता है, किस किस तरह की नौकरी कर सकता है, हमने उसको एक्सप्लेन किया। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की अशद जरूरत रहती है। इंसान जितना मर्जी कामयाब हो, दुआओं के बगैर का कुछ भी नहीं होता। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह आप लोगों को भी हिदायत दे। दिल में नीयत रखनी है हराम से बचने की। कोई आपको हराम कमाने पे मजबूर नहीं कर सकता। मैंने देखा है लोगों ने इदारे छोड़ दिए, लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लोगों ने इनकार किया। आज वो लोग इज्जतदार मुकाम पे जिसने हलाल कमाने की कोशिश की। तो हलाल कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट आपके साथ आ जाती है। अल्लाह हाफिज।